कहानी या उपन्यास या कोई भी रचना पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। इनका प्रश्न था कि हम भी क्या मनोरंजन के लिए पढ़ लें या कुछ और सोच के पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो कैसे पढ़ें उसके लिए उत्तर ये है कि आपको तो एग्जाम के लिए पढ़ना है ना। पहला उद्देश्य क्या है? मार्क्स, अच्छे मार्क्स हैं उसके लिए पढ़ना है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि सब सबसे पहले देखा जाए कि उसका संवेदना पक्ष क्या है। हम कोई कहानी पढ़ते हैं या उपन्यास पढ़ते हैं या नाटक पढ़ते हैं तो हमको क्या जानना चाहिए एक विद्यार्थी के रूप में कि उसका संवेदना पक्ष क्या है। संवेदना का मतलब कि कौन सी समस्याओं को उठाया गया है, समस्या क्या है, या इसी को कथ्य कहते हैं, या इसी को भाव कहते हैं, या इसी को विचार कहते हैं, या इसको अनुभूति कहते हैं। अलग अलग शब्द हो सकते हैं लेकिन सबका मतलब एक। तो अगर कोई जैसे मान ले कि बड़े घर की बेटी आपने पढ़ा एक कहानी, तो कैसे पढ़ें? सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए कि इसका विषय क्या है, यानी इसी को आप क्या कहेंगे, विषय क्या है, कौन कौन से विषय को उठाया गया है। तो हम उसको नोट करेंगे, नोट करेंगे तो आसान होगा। जैसे कहा जाए कि बड़े घर की बेटी में हमने समस्या, पहली समस्या देखी प्रदर्शन की, प्रदर्शन के कारण। दूसरी समस्या देखा हमने कि वकालत, वकीलों को दे चुके हैं। एक बेनी माधव जी हैं, कहानी में आपने क्या कल पढ़ा था कि बेनी माधव जी हैं और वो जमींदार रहे हैं लेकिन अब गरीब हो गए। क्यों गरीब हो गए हैं? क्योंकि वकीलों को आधी संपत्ति वो लड़ाई झगड़े में दे चुके हैं। यानी इन्होंने क्या किया है, झूठे शान के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी संपत्ति समाप्त कर ली। कोर्ट कचहरी में क्या होता है कि दादाजी ने शुरू किया और पोते तक जाता है। केवल ईगो की लड़ाई होती है क्योंकि दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता, दोनों एक दूसरे को दिखा देना चाहता है। नहीं तो उसको हम समझा देंगे, दिखा देंगे, और दिखाते दिखाते बहुत लेट हो जाता है। तो देखने वाला भी ऊपर चला जाता है, तो दिखाने वाला भी ऊपर चला जाता है। तो ये झूठे अहंग में क्या होता है, पैसा बर्बाद होता है। ये प्रेमचंद बता रहे हैं। तो आपको कहानी पढ़ते हुए क्या क्या सोचना है कि कौन कौन सी समस्याओं को उठाया जा रहा है एक विद्यार्थी के रूप में। और मनोरंजन के लिए तो इसकी जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि पहली समस्या की बाहरी प्रदर्शन था, उसके लिए इन्होंने। दूसरा है कि वकालत और झूठे शान के लिए। तीसरी समस्या प्रेमचंद ने कहा कि नहीं जी देखिए स्वास्थ्य की समस्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रीकंठ सिंह क्या है, बीए, वहाँ एक बड़े बेटे हैं बेनी माधव जी के, ग्रेजुएशन करते करते उन्होंने क्या कर लिया, अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया। तो ऐसी कौन सी डिग्री और कौन सी पढ़ाई जिससे क्या हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, वही खराब हो जा रही है। अभी यंग है, शादी भी नहीं हुई है और इनका स्वास्थ्य क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं है। तो प्रेमचंद इस बारे में बताना चाहते हैं, स्वास्थ्य की समस्या को बताना चाहते हैं। इसके बाद चौथी समस्या बताना चाहते हैं बेरोजगारी की। लाल बिहारी बेरोजगार है, उसको कोई काम नहीं मिलता है। आनंदी कहती है कि जिसको चपरासी गिरी का शऊर नहीं है वो भी ऐसे, यानी चपरासी के लायक नहीं है, कहने का मतलब ये, यानी उसको नौकरी नहीं मिली। तो प्रेमचंद इन समस्याओं को उठा रहे हैं। इसके बाद क्या समस्या उठा रहे हैं, अब आप पढ़ते हुए नोट करेंगे कि क्या क्या कैसे पढ़ें। आपका सवाल क्या था कि हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें अच्छे अंक के लिए या एक विद्यार्थी के रूप में। तो हम सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखेंगे कि इसका विषय क्या है,
सब्जेक्ट क्या है, किन समस्याओं को रचनाकार उठाना चाहता है। बेरोजगारी की समस्या है, फिर इसके बाद समस्या है, बताइए, आनंदी 7 बहन है नहीं, और सातों दैव योग से जीवित रही है। तो इसका मतलब क्या है कि समाज में पुत्र प्राप्त करने की जो इच्छा है, यानी पुत्र और पुत्री में क्या है, अंतर है या नहीं। पुत्री को कम महत्व दिया जाता है, सब लोग चाहते हैं कि घर में क्या हो, एक। तो 7 बहन हो चुकी है, 8वें तक 7वें तक वो इंतजार कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल है या प्रेमचंद कह रहे हैं, प्रैक्टिकल, बिल्कुल सही। यानी बेटियों को कहा जाता है कि आप 2 साल 3 साल में रिजल्ट दे दो, लड़का 35 साल तक पढ़ता रहेगा, नहीं। तो पुत्र और पुत्री में क्या है, अंतर है, ये बताया जा रहा है। छठी समस्या क्या है, छठी समस्या ये है कि पुरुष प्रधान समाज, और पुरुष प्रधान समाज में नारियों की स्थिति क्या है, सेकंड सिटीजन की तरह है। तो ये सब प्रेमचंद इन समस्याओं को उठा रहे हैं। और बताइए क्या क्या समस्या है। हाँ, दहेज की समस्या है। और क्या समस्या है, आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, ठीक है। और क्या, और क्या समस्या है। संयुक्त परिवार तो समस्या नहीं है, संयुक्त परिवार तो एक जीवन मूल्य है ना। संयुक्त परिवार का विघटन एक समस्या है। तो इस तरह से आपको विद्यार्थी के रूप में क्या देखना है, समस्या है। फिर उसके बाद क्या देखना है, इसके बाद दूसरा पहलू देखना है। पहला देखा, दूसरा पहलू हम लोगों ने देखा शिल्प का। शिल्प देखना है, जिसको आप भाषा कहते हैं, जिसको आप कला पक्ष कहते हैं। पहली बात क्या समझना है, किसी कहानी को या किसी नाटक को, उपन्यास को पढ़ते हुए हम लोगों को संवेदना पक्ष की जानकारी होनी चाहिए कि रचनाकार कहना क्या चाहता है, किन मुद्दों को उठा रहा है। और दूसरा उसका शिल्प क्या है, शिल्प का मतलब भाषा क्या है, यानी शैली क्या है। तब हम देखेंगे कि नहीं जी, देखिए बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, सरल भाषा का प्रयोग किया। और इन्होंने कैसे शब्द प्रयोग किए, हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित शब्द, हिंदुस्तानी भाषा है। ये सब विशेषताओं को हमने नोट किया। इनकी भाषा क्या है, हिंदुस्तानी, आपने कहानी पढ़ा है, हिंदुस्तानी भाषा है, सरल भाषा है, हिंदी उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिंदी उर्दू शब्द का प्रयोग। फिर आप देखेंगे कि देखिए अच्छे कुछ लोक मुहावरे भी प्रयोग करते हैं। ये एक दो नोट कर लेना है कि कौन कौन से लोक मुहावरे इन्होंने प्रयोग किए, अपने से नोट्स नोट कर लीजिए। अब दूसरा पॉइंट हो गया, एक हुआ संवेदना और दूसरा हुआ शिल्प। समझ में आया? संवेदना का मतलब विचार क्या है, और शिल्प का मतलब उस विचार की अभिव्यक्ति कैसे हुई। यानी जो आउटर सरफेस है, बाहरी जो विन्यास है, उसको शिल्प कहते हैं। ऊपर से जो देखने में लगता है तो क्या है, शब्द कैसे हैं, वाक्य कैसे हैं, मुहावरे कैसे हैं, शैली कैसी है, मनोविज्ञान कैसा है, पात्र योजना कैसी है, घटना योजना कैसी है, ये सब शिल्प का हिस्सा है। और जो पूरी कथा के बाद जो विचार समझ में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। समझ में आया? जैसे मान लिया गहरी गहरे मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो गहरे मुद्रा में बैठे हुए हैं तो इनके मन में जो चल रहा है वो क्या है, संवेदना है। और जैसा ये दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, शिल्प। समझ में आया? जैसे मान लिया कि इन्होंने टी शर्ट पहना हुआ है, इनकी बाल कैसे है, चेहरा कैसा है, जो दिखाई रूप विन्यास है वो शिल्प है। और इनके मन में जो चल रहा है वो क्या है, संवेदना पक्ष। इसको सरलता से समझाने के लिए कहा जाता है कि अगर आप शादी के लिए जाते हैं, लड़की या लड़का देखने जाते हैं, तो लड़की देखने जाते हैं तो 4 लोग गए, तो देख करके क्या है, घर में बताया कि ऐसी है, तो क्या देखा, शिल्प देखा, नहीं वो कैसी लगती है, तो ये शिल्प हो गया। संवेदना बाद में समझ में आती है जब शादी होकर के, है ना। तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति गया तो केवल शिल्प देख के आ गया, इसका मतलब अधूरा देखा। यानी किसी रचना में कोई शिल्प देख रहा है तो इसका मतलब क्या है, अधूरा है। उसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या है, संवेदना पक्ष है।
तो ये विचार है। इसके बाद तीसरा बिंदु जो हमको देखना है वो होगा मनोविज्ञान। कुछ मनोविज्ञान भी, मन के अंदर कई सारे, एक समाज का मनोविज्ञान होता है, नारी का मनोविज्ञान, पुरुष का मनोविज्ञान, बच्चे का मनोविज्ञान। मन में क्या चल रहा है, मन में कुछ औसत चीजें होती है, जैसे बच्चा क्या सोचता है। ईदगाह देखेंगे तो बच्चा क्या सोचता है, आपको उसके मनोविज्ञान का पता चलेगा। नारी, पुरुष, वृद्ध समाज, सबके मनोविज्ञान पता चलते हैं। समाज का भी एक मनोविज्ञान होता है, समाज का भी मनोविज्ञान होता है। तो हम देखेंगे कि आखिर प्रेमचंद ने किस मनोविज्ञान का कहाँ कहाँ प्रयोग किया। जैसे यहाँ पर प्रेमचंद लिखेंगे इस कहानी में कि आनंदी जो है नारियों के स्वभाव के अनुसार रोने लगी और नारियों के आंसू पुरुष की क्रोध अग्नि को भड़काने में घी का काम करते हैं। तो ये क्या है, नारी मनोविज्ञान को बताया और पुरुष मनोविज्ञान को भी बताया। तो ये प्रेमचंद, ठीक वैसे ही समाज के मनोविज्ञान को भी प्रेमचंद बताएंगे। जैसे समाज में, परिवार में क्या होता है, ग्रामीण दो आदमी लड़ रहे हैं, दूसरे एक घर में लड़ाई है तो दूसरे को आनंद आता है, नहीं ये होता है, अच्छा लगता है लोगों को सुनने में, देखने में। तो जब इनके घर में कलह है तो बाकी लोगों को अच्छा लगेगा, इसलिए जो पिता है बेनी माधव जी, वो कहते हैं, पहले ही समझा देते हैं। और जब सुबह सुबह श्रीकंठ सिंह आते हैं कि इस घर में मेरा निवाह नहीं होगा, तो बात नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि बात बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, गांव वाले सुनेंगे। तो ये समाज का मनोविज्ञान बताया गया। तीसरी बात हो गई। चौथा हिस्सा कि इसका समाधान कैसे दिया गया। समाधान कैसे, बहुत सारे प्रॉब्लम उठाए तो उसका सॉल्यूशन दे रहे होंगे, नहीं, इतने सारे प्रॉब्लम बताए उन्होंने, तो समाधान क्या दिया। इन सब प्रॉब्लम पर नजर नहीं डाली प्रेमचंद ने, सीधे सीधे समाधान क्या दे दिया, आदर्शवादी समाधान। कैसा दे दिया कि हृदय परिवर्तन कर दो, हृदय परिवर्तन। आनंदी का हृदय परिवर्तन हो गया, क्षमा कर देती है वो। प्रेमचंद चाहते हैं कि बड़े लोग क्या कर दें, क्षमा कर दें। लाल बिहारी का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो समाधान प्रेमचंद का यहाँ यथार्थवादी नहीं, ऐसा होता नहीं है, किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होता। होता है क्या, भाई जो खड़ाऊ फेंक करके मार रहा है तो आनंदी फिर उसके साथ कैसे रहेगी उसी घर में। और पाव भर घी था तो कहाँ, आर्थिक समस्या तो बनी हुई है, बेरोजगारी की समस्या भी बनी हुई है, लाल बिहारी फिर वैसी हरकत करेगा। तो प्रेमचंद ने कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिया, केवल सॉल्यूशन उनकी तरफ से है कि उसका हृदय क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब ये सब बातें आपने नोट किया, अब नोट करने के बाद क्वेश्चन देखेंगे 10 साल में क्या पूछा गया, तो समझ में आ गया। यानी पढ़ते हुए आप क्या करेंगे, कलम कॉपी रखेंगे, तो अंडरलाइन करेंगे, पात्रों का नाम याद रखेंगे, घटनाओं का नाम याद रखेंगे। यानी एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ना अलग पढ़ना होता है और मनोरंजन के लिए पढ़ना अलग होता है। तो ये सब नोट करेंगे तो फिर आपको आंसर लिखने में समस्या नहीं होगी। आपको पात्र का नाम भी याद है, संवेदना पक्ष यानी विषय पक्ष यानी समस्या पक्ष पर भी आपकी नजर है, शिल्प पर भी नजर है, मनोविज्ञान पर भी नजर है, और समाधान कैसा है इस पर भी नजर है। आ गया समझ में। तो हम लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, कोई कहानी पढ़ें, नाटक पढ़ें, तो क्वेश्चन फिर देखना है, या फिर पहले क्वेश्चन ही देख लें और क्वेश्चन के अनुसार फिर पढ़ाई करें।